हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कल हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQs। ये MCQs आपके लिए ये हेल्प करेगा कि आपको चैप्टर में हर एक टॉपिक कितना समझ में आया है, और अगर नहीं भी आया है तो इसको दोबारा देखिए। इसमें 1 to 20 क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम। अगर आपको 20 क्वेश्चंस में से मिनिमम 15 आउट ऑफ 20 मिल जाते हैं, यानी कि आप अपने आप को खुद देखेंगे कि जो मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर देंगे पहले, और अगर आपको 15 मिल जाते हैं तो आपका एवरेज है, आप बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आपको दोबारा एक बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि आपका जो आए वो 18 प्लस आए, क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। फिर भी अगर इससे कम आते हैं तो आप देख लीजिएगा कि आपको ये फिर से चैप्टर रिवाइज करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, और मेरे आंसर देने से पहले आप कमेंट में अपना आंसर ज़रूर लिखिए। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर टाइप करते हैं, कितने को आता है। ओके, पहले तो अपने आप को ही जज करना है, यानी कि अपने आप को ही देखना है, ऑब्जर्व करना है कि हमें कितना चैप्टर समझ में आया है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल? अब बहुत लोग जल्दबाजी में होंगे और कुछ ऐसा गलत ऑप्शन या गलत जो नाम है वो लिख दिए होंगे। ऐसा नहीं करना है। देखिए, क्वेश्चन को पहली बात बहुत ध्यान से पढ़ना है। MCQs में क्या होता है, क्वेश्चन को ही बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि इसके ऑप्शंस जो होते हैं ना बहुत ही सिमिलर होते हैं, बहुत ही मतलब डिफरेंस इसमें बहुत कम होते हैं, इसीलिए ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, यहाँ पे एक वर्ड आया है फर्स्ट और लिविंग सेल। अगर मान लीजिए आता है ओनली सेल तो अलग हो जाता है, लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल की बात हो जाती है तो इसका आंसर क्या होगा? लीवन हॉक। अगर यहाँ पे खाली सेल की बात होती तो कौन आता? रॉबर्ट हुक आता। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लिविंग सेल की बात की गई है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन है? लीवन हॉक है। ठीक है, रॉबर्ट हुक नहीं है। सिर्फ अगर सेल की बात की जाएगी तब रॉबर्ट हुक होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग और द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल। देखिए, यहाँ पे जो लास्ट वर्ड आपका है सेल वॉल, इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें सेल वॉल किन चीज़ों से मिलकर के बना है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे मिलकर के सेल वॉल बनती है। ठीक, पहले तो हमें ये जानकारी हमेशा होनी चाहिए कि जो सेल वॉल है वो किस में होती है। सेल वॉल आपको पता है कि हमेशा किस में होती है? वो प्लांट सेल में। एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है। तो जब सेल वॉल आपकी प्लांट सेल में होगी तो जाहिर सी बात है कि ये किससे बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। आंसर आपने आई होपली दे दिया होगा अपने आप में। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? सेलुलोज, यानी कि ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, ये क्वेश्चन तो इतना फेमस है कि शायद आपने इस चैप्टर को पढ़ा भी नहीं होगा तब भी आंसर पता होगा, क्योंकि आप क्लास 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, आपके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, जैसा कि अभी आंसर मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि आपको एज यूजुअल आंसर पता है। ठीक है, जिसको नहीं भी पता था तो ये जान लीजिए कि सबसे पहले ही तो ये VVIP क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। जो फर्स्ट टर्मिनल क्वेश्चंस आएंगे, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स होंगे, उनमें भी ये पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनेल इज कंसिडर्ड एज सुसाइड बैग। कौन सा ऑर्गेनेल सुसाइड बैग यानी मृत थैली के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो मृत थैली या जो सुसाइडियल बैग है वो किस नाम से जाना, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है? आपको पढ़ाया था। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हो नहीं सकता है, गोल्गी बॉडी भी नहीं हो सकती है, सेंट्रोसोम भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सेंट्रोसोम का काम नहीं है। हमारे लाइसोसोम था, राइट, लाइसोसोम था जिसको हम सुसाइड बैग बोलते हैं। आई होप कि आप लोग आंसर दे रहे होंगे और लिख रहे होंगे कमेंट में, और नहीं भी लिख रहे हैं तो अपने मन में ज़रूर दीजिए, और कमेंट में लिखेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा कि आप लोग चैप्टर को कितने आपने कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं आप अपने चैप्टर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कौन से सेल ऑर्गेनेल्स में क्लोरोप्लास्ट को कंसिस्ट किए होता है? इनमें से कौन है?
अच्छा, आपको क्या लगता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्लोरोप्लास्ट होता है? क्या ये आपके प्लांट को ग्रीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या वैक्यूल्स में ही होता है, या सेल वॉल में होता है, या प्लास्टिड में होता है? किस में होता है? प्लास्टिड होता है ना। प्लास्टिड हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि प्लास्टिड में ही क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट ये हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स के कलर को क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल करते हैं, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर्स आर। अब देखिए, अभी मैंने बात की ना, तीनों प्लास्ट की बात की थी। अब इसमें से पूछ रहा है कि फ्रूट एंड फ्लावर्स के कलर को कौन रिस्पॉन्सिबल करता है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है? यहाँ पे देखिएगा, ये पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन, कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। यहाँ पे लीफ के कलर को नहीं मेंशन किया है, किसके कलर को, फ्रूट एंड फ्लावर। और फ्रूट एंड फ्लावर्स के कलर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, सब सारे हो सकते हैं ना, ऑरेंज भी हो सकता है। तो जो कलरफुल है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, और ग्रीन कलर कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो क्लोरोप्लास्ट कौन सा पिगमेंट कंटेन किया होता है, क्लोरोफिल, राइट। यानी कि ये ग्रीन कलर को करता है, शो करता है, तो ये हो नहीं सकता। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी पर है, इसलिए मैं इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगी आपको। प्रोटोप्लास्ट हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, हमारे प्लास्टिड में होता ही नहीं है। हमारे प्लास्टिड में 3 ही होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो जब ये 3 ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं, तो हमारा जो 4th ऑप्शन है वही होगा राइट। देखिए, MCQs को सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट मेथड है कि आपको जितने भी ऑप्शंस, अगर क्वेश्चंस मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, बाय द वे एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं समझ में आता है, तो आपके जो ऑप्शंस दिए हों उनको अगर आप क्लियरली हर एक, जैसे हमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमको पता है, यानी कि आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल ग्रीन कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होगा नहीं। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पता है, प्रोटोप्लास्ट तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो इसका कोई काम नहीं है। क्रोमोप्लास्ट के बारे में भी आपको पता है, क्रोमोप्लास्ट क्यों, क्योंकि ये कलरफुल आपके फ्लावर्स के कलर को, फ्रूट के कलर को क्या करता है, शो करता है, रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें चारों ऑप्शंस के बारे में पता था, इसलिए हमने तुरंत इसका आंसर टिक कर दिया है ना। तो ऑप्शंस आपको ज़रूर पता होने चाहिए ऑप्शंस के बारे में। तो ये हमारा जो है 4th यानी कि डी ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोटीन एंड लिपिड्स इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। आपके जो प्रोटीन एंड लिपिड से बनी हुई सेल मेम्ब्रेन होती है, वो कौन मेम्ब्रेन करता है? देखिए, यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड्स को कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका आंसर जो होगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट इज ऑल्सो नोन एज। देखिए, यूकैरियोटिक में तो हमारा न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, लेकिन हमारा प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियर रीजन होता है, यानी कि वहाँ पे उस जगह पे होता है, स्पेस होता है, तो उसका कुछ एक अदर्स नेम है जिसके नाम से हम जानते हैं। तो न्यूक्लियस तो है नहीं, यानी न्यूक्लियस तो हो नहीं सकता, क्योंकि न्यूक्लियस तो वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, न्यूक्लिक एसिड होगा नहीं, तो हमारा कौन सा बचा? न्यूक्लियोइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनेल्स इन द सेल अदर दैन न्यूक्लियस कंटेन्स DNA। इसमें बोला गया है ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो आपके न्यूक्लियस के अलावा वो DNA को कंटेन किए होता है। तो हमारा एक ही है जो पावर हाउस है। पावर हाउस कौन सा है, अभी तक तो पता चल ही गया होगा आपको। तो आपका है ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विच प्लास्टिड आर कलरलेस। अभी भी बता रही थी कुछ, मैंने एक प्लास्टिड को मैंने बताया नहीं था, है ना। इसके बारे में आपको पता है, इसके बारे में पता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो बचा कौन? ल्यूकोप्लास्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट। ये हमारे कलरलेस शो करता है। ठीक है, इस कोई कलर नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट कलर को शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट्स। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके वैक्यूल्स को नहीं शो करता, यानी कि वैक्यूल का ऐसा कौन सा फंक्शन है, यानी कि इसमें से कोई एक ऐसा फंक्शन है जो वैक्यूल नहीं करता है, बाकी 3 इसमें ऐसा है जो वैक्यूल फंक्शन करता है। तभी तो पता है ना कि
विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा है, इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द वैक्यूल, वैक्यूल का फंक्शन नहीं है, वो भी इन प्लांट्स। तो दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, ऑब्वियस सी बात है कि आपके वैक्यूल्स का काम ही यही है मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करना। दे हेल्प टू मेंटेन टर्जिडिटी, ऑब्वियस सी बात है ये करेंगे, टर्जिडिटी यानी कि मजबूती देते हैं सेल वॉल को। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरली सपोर्ट, स्ट्रक्चर को आपके क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, यानी कि रिजिडिटी प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन आपका है दे हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न आपने कल पढ़ा है, उसमें कहीं भी वैक्यूल का नाम नहीं आया है कि वैक्यूल ने सेल डिवीज़न किया हो, तो हमें ऑप्शन यानी कि आपका करेक्ट आंसर मिल चुका है, दे हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन, दे हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। ये काम नहीं करते हैं ये फंक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू। आपके जो रूट हेयर है यानी कि प्लांट के, वो वाटर और कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। रूट हेयर करते हैं एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, मतलब ये कर रहे हैं जो आपके रूट हेयर्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉइल के थ्रू, सॉइल में, लेकिन उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, तो उस प्रोसेस का नाम होगा ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू ये काम करते हैं। जिनको क्वेश्चन अगर मान लीजिए आंसर नहीं भी आ रहा है तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ों को समझ जाते हैं लेकिन हमें आंसर थोड़ा सा ढूंढने में थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिकर नॉट, आप लोग इस आंसर को देखते रहिए, क्वेश्चन को समझते रहिए, और अगर ऐसा लगता है कि आपके 20 आउट ऑफ 15 नहीं आ पा रहे हैं तो आपको एक बार फिर से रिविज़न कर करके इस वीडियो को ओपन करिएगा और MCQs को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल वॉल डिस्कवर्ड, जो आपके न्यूक्लियस हैं यानी कि सेल का जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर्ड किया था, बताइए। ये आंसर भी आप लोग बता चुके हैं वीडियो में कई बार, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया तब भी आप लोगों ने आंसर बताया, तो इसका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल सेल विच डज नॉट पॉजेस न्यूक्लियस इज। इसमें से ऐसा कौन सा है जो एनिमल सेल विच डज नॉट पॉजेस, इसमें आपके न्यूक्लियस नहीं होता है, कौन सी ऐसी सेल में, एनिमल सेल में, तो आपकी जो रेड ब्लड सेल है इसमें बेटा न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके एग के हेड में न्यूक्लियस पाया जाएगा, नर्व सेल में भी पाया जाता है, वाइट ब्लड सेल्स में भी पाया जाता है, बट रेड ब्लड सेल्स में यानी कि RBC में जो न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ सेल सिंथेसाइज प्रोटीन। इसमें से कौन सा सेल का जो पार्ट है, सेल का कौन सा यानी कि ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक ही सेल ऑर्गेनेल फेमस है, वो है राइबोसोम, एक ही है राइबोसोम, ठीक है। और लिपिड की, प्रोटीन लिपिड की बात आती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ जाता है, जैसे कि आपके नेक्स्ट अभी लास्ट जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें, ठीक है। 16, विच सेल ऑर्गेनेल प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल से जो आपके, जैसे कुछ आप लोग पॉइजनस या कोई ऐसा ड्रग यूज़ करते हैं लोग जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कौन है जो ये काम करता है निकालने के लिए, डिटॉक्सिफाइड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक हद तक क्या करता है कि जो पॉइजन्स है या फिर आपके कुछ जो आपके बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी कि बॉडी से बाहर निकाल देता है, लेकिन वो भी एक लिमिट के में, ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी काम नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। इसमें से कौन है जो क्रिस्टल के रूप में बन सकता है, दैट इज़ अ वायरस। वायरस आपका जो है वो क्रिस्टल के रूप में आता है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड, जो आपका क्रोमोसोम है वो, और सॉरी, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स बने होते हैं ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड, किससे बने होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड क्या होगा, प्रोटीन, ठीक है। आप लोग आंसर इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो इसको याद कर लीजिएगा। विच ऑर्गेनल इज़ नोन एज द किचन ऑफ द सेल। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंस लगाना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे मैम ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना भी नहीं है, दिमाग लगाओ। किचन का मतलब क्या होता है, किचन मतलब कहीं का भी खाना बन रहा हो, है ना। तो खाना कहाँ बनता है, क्या हमारी बॉडी में बनता है, नहीं बनता है ना।
किस में बनता है? प्लांट में बनता है, प्लांट के सेल में। प्लांट के सेल में क्या पाया जाता है? क्या इसमें से कहीं कोई ऐसा है ऑप्शन दिख रहा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया क्या खाना बनाता है? क्या वैक्यूल्स खाना बनाता है? क्या जाइलम एंड फ्लोएम बनाता है या क्लोरोप्लास्ट बनाता है? जाइलम फ्लोएम का फंक्शन क्या है? याद करिए, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा अगर आप समझ गए होंगे तो? ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, द प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड दैन एनिमल सेल ड्यू टू सेल वॉल एंड वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एंड सेल वॉल की वजह से इनकी जो प्लांट सेल है वो काफ़ी रिजिड होती है, काफ़ी टफ होती है एज दैन कंपेयर्स एनिमल सेल। ठीक है, क्योंकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, एंड प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं। सेल वॉल आपके प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा दोनों होगा। तो इसलिए हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बोथ ए एंड बी। आई होप कि ये MCQs आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपको अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए कि ये चैप्टर हमें कितना ज़्यादा समझ में आया है। और हाँ, अगर नहीं भी आया है तो कोई टेंशन या कोई ऐसा बहुत ही हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं तब हमको पता चलता है हम कितने पानी में हैं। पानी में समझ में आ गया हो तो उसमें डुबकी लगाइए और फिर से इस चैप्टर को रिवीजन करिए और फिर से MCQs को सारे सॉल्व कर लीजिए। बस दैट इज़, आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आपको ऐसे MCQs चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं और भी ऐसे MCQs लेकर के आऊँगी। अदरवाइज़ आपका नेक्स्ट चैप्टर आपके साथ आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।